हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर्क इंस्टीट्यूट। आज मैं फिर आपको मॉक टेस्ट जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 2 जो मैंने डाल रखा है उसकी की डाल रहा हूं। आप एक बार की को नोट कर लें। इसके बाद मैं मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस करूंगा और फिर आपको मॉक टेस्ट थर्ड डालूंगा जिसको आपको करना है। फिर उसके बाद आप की देखेंगे, फिर डिस्कशन। तो पहले सबसे पहले मैंने आपको आज डाल रही थी मॉक टेस्ट 2 जो मैंने तैयार किया है नीट एग्जामिनेशन के लिए। उसकी की डाल रखी है, आंसर की पेपर में आपको पहले डाल चुका हूं। उसकी की जिन्होंने नहीं नोटिस की वो नोट कर लें। दूसरा, अपने क्वेश्चनों को मैच करें। फिर मैं आपको आज मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस कर रहा हूँ की डालने के बाद। देखिए आप। यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखो आप ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट को। क्वेश्चन है कॉलम 1 और 2 में आपको यहाँ पर फर्स्ट में कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं। ये सभी रिएक्शन वो हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। पहली रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, इसमें से अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इधर देखिए N2Cl, आपको कल ही बताई थी कि इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती रहती है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हेलो बेंजीन बनाई जाती है, पर्टिकुलरली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो हम क्या करते हैं कि HCl या HBr की रिएक्शन कराते हैं। अब ध्यान रखना आप, जब केवल कैटलिस्ट कॉपर हो, मेटल कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, तो इसको कहते हैं गटरमान रिएक्शन। और जब कैटलिस्ट क्यूप्रस हैलाइड हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कैटलिस्ट क्या हो, क्यूप्रस हैलाइड, CuCl, ठीक है, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है, तब जो ये रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं आप, इसको सैंडमेयर। तो सैंडमेयर के लिए कैटलिस्ट कौन सा काम में लिया जाएगा, ध्यान रखना, क्यूप्रस। और गटरमैन के लिए कॉपर एक। दूसरा लिख रखा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी में नाइट्रोजनेट कंपाउंड्स के लिए। इसमें ध्यान रखो दोस्त, प्राइमरी अमाइन बनता है। उसका रीजन है, मैं आपको बता दूं कि जो ये एरोमेटिक अमाइन होते हैं वो इसमें नहीं बन सकते। उसका रीजन है कि जो आपके पास में हेलो बेंजीन, जो उसका स्टेप था ना लास्ट में जो बनता है, तो वो जो हेलो बेंजीन होती है वो एसएन रिएक्शन नहीं देती, इसलिए एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई जाती है। तो ये पर्टिकुलरली रिएक्शन है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बनाने की। यानी इसके लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन 5। अच्छा, फिर है रिमार्टिमान रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। फिनोल की, फिनोल की ये रिएक्शन है। किससे रिएक्शन है आपको पता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से। इससे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आप ध्यान रखना। ऑर्थो और पैरा पे दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है ऑर्थो पर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको आप सैलिसिल्डिहाइड कहते हो, ध्यान रखना। इसका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एंड मोर स्टेबल। दूसरा एटार्ड रिएक्शन, ये भी आप ध्यान रखिए, बेंजल्डिहाइड बनाने की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, आप ध्यान से सुन लो। किससे कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से। CrO2Cl2 को ही एटार्ड रिएजेंट कहते हैं। पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, जिससे क्या बन जाते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें जो नाम लिया गया है ना, आप देखो, इसलिए आप नेमिंग भी तैयार करें। बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखा गया है। अब आपको समझा देता हूं कि जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप मेन है, इनके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो या रिंग के ऊपर लगे हों, तो हम एडिशनल सफिक्स काम लेते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, कार्बेल्डिहाइड। इसका एडिशनल सफिक्स है कार्बेल्डिहाइड। तो इसका फर्स्ट आंसर यानी जो एटार्ड रिएक्शन है उसका बेंजीन कार्बेल्डिहाइड नाम था। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहला लिखा हुआ है, इसमें 4 हैलाइड है आपके पास, देख लो। ब्यूटेन के 4 हैं ब्यूटाइल हैलाइड्स, उसके चारों को आप एक बार बनाएं तो उसमें 2-3 रिएक्शन आपको यही क्लियर हो जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आप, बिल्कुल एज इट गिवन है, और आप उसको मेन मानकर ही तैयारी करें। आपको बता देता हूं, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर। पहला देखो, आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पूछा है इन्होंने SN1 SN2, दोनों को क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट आपके पास में है N ब्यूटाइल क्लोराइड एक। दूसरा लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये साहब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। थर्ड लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये लो साहब, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक लिखा है आपको टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसके पूछिए रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड द SN1। तो SN1 के लिए आपको पता है कैटायन इंटरमीडिएट होती है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है ऐसे, से पहले टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। अब क्वेश्चन उठेगा ये कि साहब ये तो दोनों ही प्राइमरी हैं, तो जब दोनों प्राइमरी हो, और ध्यान से सुनो, दोनों में जब प्राइमरी कैटायन बनता हो, इसमें भी प्राइमरी बन रहा है, इसमें भी, तो आप चेक करके देख लेना किसी में रीअरेंज होके मोर स्टेबल तो नहीं हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट फिर आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट, वी प्रेडिक्ट टाइप ऑफ कार्बोनियम आयन टर्सरी मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 देन सेकेंडरी। फिर यदि दोनों प्राइमरी हो तो आप क्या देख लेना उसमें रीअरेंजमेंट।
और रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी आइसोप्रोपाइल में, जिससे क्या बन जाएगा ये टर्सरी। तो जब इन दोनों में बात करूंगा तो आइसोप्रोपाइल जो ये था आपके पास में ब्यूटाइल मोर रिएक्टिव होगा देन एन ब्यूटाइल के। इसलिए पहली बात ध्यान रखें, जैसे एथेन वन के लिए एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सही था, फिर उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये लाइन सही लिखी हुई थी, आपको इनकरेक्ट चूज करना था। दूसरा ये लिखा हुआ था कि किसका, SN2 के लिए, SN2 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग देखनी है। SN2 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग में सबसे ज्यादा आप एन ब्यूटाइल को, फिर आइसोब्यूटाइल को, फिर सेकेंडरी को उल्टा कर दीजिए, समझ गए, सेकेंडरी ब्यूटाइल को और लास्ट में टर्सरी को, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर आपके पास में दूसरा नेक्स्ट है, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए आप, ध्यान से देखो, आगे लिखिए कुछ एल्कीन, उन पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। देखो पहले ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, देखो इधर ये था ब्यूटुइन, इसके 2 पर और 3 पर लगा रखे हैं डाइमिथाइल एक, दूसरी लिखी हुई है 2 मिथाइल ब्यूटुइन, दूसरी ये है, ध्यान से देखो 2 मिथाइल ब्यूटुइन। फिर नेक्स्ट तीसरी है 2 ब्यूटीन, ये सब आपके पास में यहां बना देता हूं 2 ब्यूटीन, ये रही, ये सब 2 ब्यूटीन। और फिर चौथी है आपके पास में फर्स्ट ब्यूटीन। अब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन समझो आप, पहले पूछा है रिएक्टिविटी टुवर्ड द HCl। अच्छा HCl से बनता है कैटायन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बनेगा, कैटायन। इस पे जब H प्लस आयन का अटैक करा देंगे तो ये कैटायन कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी में, ये अभी आपके पास में टर्सरी में कैटायन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में इसको देख लेंगे आप, बोले ये सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी के अंदर, और ये कौन सा बनाएगा आपको, ये भी सेकेंडरी बनाएगा, यहाँ पे जोड़ देना और ये H आ जाएगा इस तरह से। अब आप चेक करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो हाई रिएक्टिव होती है टुवर्ड द HCl, इसलिए सबसे पहले इसी में 2,2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, फिर 2 मिथाइल, फिर ब्यूटीन, और ये तो फर्स्ट पहले आप कैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जिस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी H प्लस आयन उस पर जल्दी अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए एल्कीन पर यदि प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हुए हैं, देखो इधर जैसे 4 लग रहे थे, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हुए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज करते हैं, रिएक्टिव हाई कर देते हैं। अगला बिल्कुल ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार, आपको समझा देता हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड द H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब ध्यान रखें आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है स्टेरिक क्राउडिंग पर, क्योंकि ये एक सिन एडिशन है, ध्यान से सुनना मेरी लाइन जो बोल रहा हूं, कैसे एडिशन है, ये एक सिन एडिशन है जिसमें दोनों, अच्छा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं आप, पेरिसाइक्लिक। जैसे ऐसे ये बॉन्ड टूटता है तो HH कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक ही साइड पे जुड़ता है, इसलिए रिएक्शन की रेट मेनली स्टेरिक क्राउडिंग पर, ये 4 मेंबर रिंग बनी हुई है उसकी स्टेरिक क्राउडिंग पर, जैसे इसके अंदर 4 मिथाइल लगे हुए हैं, इसके अंदर 1 मिथाइल रहेगा, इसके अंदर 1 मिथाइल, 2 तो मिथाइल रहेंगे, 1 मिथाइल रहेगा, ठीक है 3 हो जाएंगे, इसमें 2 और इसके अंदर 1 इथाइल रहेगा, तो ये ऑर्डर ही गलत है। आप ध्यान रखना, ये तो सही है HCl के लिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये क्या चीज है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है और जो आपको स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, ये आंसर। फिर है एन ब्यूटाइल इज मोर रिएक्टिव, ये पूछा है कि विच एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द लुकास रिएजेंट। आप ध्यान रखना, लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इज लुकास रिएजेंट। और जब एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल इसके साथ सबसे पहले प्रोटोनेटेड हो जाते हैं और कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना। तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा आपके पास में, टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसका कैटायन सबसे मोर स्टेबल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, देखते जाओ। नेक्स्ट है which one is more reactive toward the aromatic electrophilic substitution। तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा करो। अब आपको लाइन जो बता रहा है वो सुन लीजिए, एक तो पेरेंट है बेंजीन, एक लिख रखे था आप क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की इसी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट दोनों होते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इसको लेस रिएक्टिव कर देती है बेंजीन से, इसलिए डीएक्टिवेट बोलते हैं इसको। फिर लिख रखिए टोलुइन, अच्छा टोलुइन में प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन लगता है प्लस एम भी, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है बजाय किसके, बेंजीन के। फिर लिखी हुई है आपके पास में इथाइल बेंजीन। अब सुनना ध्यान से, इथाइल बेंजीन का प्लस आई इफेक्ट तो ज्यादा है, लेकिन आपको समझा देता हूं, जो हाइपर कंजुगेशन है जिससे रिंग पर नेगेटिव आ जाता है ऑर्थो पैरा पर, उसके अंदर आपको पता है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, तो आप जब इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखना मेरी लाइन को, इसके अंदर 9 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 9 स्ट्रक्चर्स बनती है नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिनमें नेगेटिव चार्ज आता है इसकी ऑर्थो पैरा पर, एंड हेंस टोलुइन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल बेंजीन, आंसर ये। अगला लिखा है कि विच एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब आप फिर ध्यान रखना, एल्कोहल में 2 पार्ट है, एल्काइल पार्ट को तो कहते हैं हाइड्रोफोबिक, एल्काइल क्या क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक, दूर भागता है वाटर से,
और जो एल्कोहल का ये OH पार्ट है ये इसमें पोलैरिटी है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है वाटर से, ध्यान से सुनना, इसलिए इसको क्या कहते हैं आप, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक तो एल्कोहल में सब में सेम है, इसको चेक कर लो, ये जिसका लार्जर होगा सॉल्युबिलिटी कम, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल में ये। अब आप फिर ध्यान रखना, जब ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो ये एल्काइल ग्रुप लो सरफेस एरिया का होना चाहिए, हाई सॉल्युबिलिटी। आंसर क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 6 को देखो। ये है आपके पास में बेंजामाइड, ये था बेंजामाइड। अब ध्यान रखना, इस पर जब PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो PCl5 वैसे तो ऑक्सीजन को हटा के 2 Cl देता है, लेकिन अमाइड पर PCl5 P2O5 के जैसा क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जैसा बिहेव करता है, इसलिए वाटर बाहर निकाल के इसको साइनाइड में कन्वर्ट करो। फिर क्या करना है, इसका रिडक्शन करा लो, फिर इसका क्या करा लीजिए, रिडक्शन। रिडक्शन कराएंगे तो साइनाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएंगे था, प्राइमरी अमाइन। फिर आपको कल भी बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, NaNO2 और HCl। जब ये एलिफेटिक अमीन पर रिएक्शन करती है, NH2 साइड चेन में जुड़ा हो तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करती है, और ये NH2 यदि रिंग पे जुड़ा हो तो डाइएजोटाइजेशन होता है, इसलिए कंपाउंड ये बनेगा जिसको कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजाइल एल्कोहल। तो इसमें पूछा है ना, कंपाउंड C इज एरोमेटिक एल्कोहल, कंपाउंड C विल बी एरोमेटिक एल्कोहल, तो C यही कंपाउंड है। आप पूछा है कंपाउंड A, रिंग पर जुड़ा हुआ है ना साइड चेन पे, एरोमेटिक। एरोमेटिक बोलते हैं, ध्यान रखना, जब OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग पर जुड़ा हो तो क्या कहते हैं उनको, फिनोल्स, क्या कहते हैं, फिनोल्स। और OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साइड चेन के कार्बन पर हो, एरोमेटिक एल्कोहल, और जब एल्काइल ग्रुप पर लगाओ तो एलिफेटिक एल्कोहल बोले जाते हैं। तो पहला ये सही है। हाउ मेनी फॉर्मूला पॉसिबल, हाउ मेनी ईथर बनाने हैं इसके, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, C4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास में, C4H10O। बोले साहब इसके कितने ईथर पॉसिबल हैं, तो आप इसको ईथर बना सकते हो। देखो इधर ध्यान से, ईथर बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा साइड बढ़ा लेता हूं, C4, तो एक ईथर तो आप क्या बनाएंगे, ये बना लेना, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एक बना लेना, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, और एक बना लेंगे आप इसके अंदर डाई इथाइल ईथर। 3 पॉसिबल हैं, ठीक है। कितने ईथर पॉसिबल हैं, 3। स्ट्रक्चर आपको मैंने नोट कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विच कंपाउंड विच वन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो पहला है पेंटुइन, ये था आपके पास में पेंटुइन, बिल्कुल। इन दोनों कार्बनों को पकड़ो, इस पे क्या जुड़ रहा है, एक तरफ H और एक तरफ 2 कार्बन, इस पे क्या जुड़ रहा है, एक तरफ H और एक तरफ कार्बन, ठीक है। तो एक तो मैंने इसकी सिस फॉर्म बना दी, देख लो, और एक ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए कार्बन को इधर ले लो तो ये जो कर देगी। दूसरा लिखा हुआ है 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शो नहीं करेगी, क्योंकि एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल है। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये अलग अलग पोजीशन पे होनी चाहिए, तब जाके इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए आंसर फर्स्ट आएगा। विच वन, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। अब ध्यान से देखो, इन सभी कार्बोनियम आयन में किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, चेक कर लीजिए आप, किसी में भी रेजोनेंस, क्योंकि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा रखा है ना, ध्यान से सुन लो, वो अल्टरनेट नहीं है, वो 2 पोजीशन छोड़ कर, सिंगल सिंगल फिर डबल, फिर इसी तरह सिंगल सिंगल डबल। अच्छा, रेजोनेंस किसी में नहीं है, लेकिन आप फिर ध्यान रखना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस, इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव, और इस एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव इफेक्ट लगने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम, एंड हैज मोस्ट स्टेबल। आंसर ये। अगला है एडिशन ऑफ FeCl3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेड ब्लड। तो ध्यान से देखो, जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हो ऑर्गेनिक में, तो सोडियम और सल्फर, सोडियम डालते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, तो यहाँ पर सोडियम थायोसाइनेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनेट, और इसके अंदर FeCl3 डालने पर ब्लड रेड कलरेशन आता है, इसका फेरिक थायोसाइनाइड का ब्लड रेड। तो इसलिए ये कंफर्म करता है कि कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आंसर थर्ड। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन 11, देखिए, बेंजल्डिहाइड, उस पर HNO3 की रिएक्शन कराओ, नाइट्रेशन। अब ध्यान रखना कि बेंजल्डिहाइड में ये मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, एक HCN की रिएक्शन कराओगे तो यहां से खोलो बॉन्ड को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए। क्या कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता हूं। O पे तो जोड़ देना H और C पे जोड़ देना साहब इसका CN, ठीक है। ये कंपाउंड कौन सा बन गया आपके पास में, ये कंपाउंड बन गया आपके पास में B, ये कंपाउंड A था, ये कंपाउंड B,
फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। अच्छा, बी में भी इसका हाइड्रोलाइसिस करा लिया है, तो हाइड्रोलाइसिस करके जो साइनाइड ग्रुप उसको एसिड बदल लो, ये है बी। और फिर सोडा लाइम डालेंगे तो इसको खत्म कर देना, डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम क्या करता है? डिकार्बोक्सिलेशन। अब पढ़ लें आप अपना आंसर। तो साहब इस पे 2H हो गए, तो ये तो वही बेंजील एल्कोहल बन गया जिसकी मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, देखो। कंपाउंड 2 विल बी 2 आयोडो 2 फिनाइल सॉरी, कंपाउंड ए विल बी पैरा नाइट्रोबेंजाडियाइड। पैरा नहीं साहब, मेटा, गलत हो गया। कंपाउंड सी विल बी मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल, मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल, करेक्ट आंसर। फिर दूसरा लिख रखा था कारल कार्बन एब्सेंट इन कंपाउंड बी। नहीं साहब, कारल कार्बन प्रेजेंट है, चेक कर लीजिए आप, एब्सेंट नहीं है। और अगली ऑल आर करेक्ट, वो इनकरेक्ट है। अगला है विनाइल बेंजीन पर HI की रिएक्शन, तो पहले वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओ तो ये कंपाउंड बनेगा। देखिए आप, विनाइल बेंजीन पर जब आप रिएक्शन कराएंगे HI की, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओ, कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाए करो। विनाइल बेंजीन समझते हो ना, स्टाइरिन भी कहते हैं। जब इस पर आप HI की रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मोर स्टेबल कैटायन बनाना, ये वाला कैटायन बनाना इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा के। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में, ये उसके बाद में I को यहीं पे जोड़ना। इसलिए कंपाउंड ये बनेगा आपके पास में कौन सा? A। फिर आप क्या करना, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना। लो साहब, ये इसका मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया, यहाँ पर जोड़ दिया Mg, ये I, और ये जुड़ रहा है CH3। फिर इसकी किसके रिएक्शन करा दी? ड्राई ईथर और उसका हाइड्रोलाइसिस। ड्राई ईथर जानते हो किसको कहते हैं? CO2 को। और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो फाइनल कंपाउंड ये बनेगा। ये तो CH3 है ही, और यहाँ से रिंग को खोलना, जब यहाँ से रिंग को खोलेंगे तो ये एसिड बनेगा आपके पास में। ये क्या बन जाएगा आपके पास में? एसिड, CO2 जुड़ जाती है। अब पढ़ लीजिए, कंपाउंड ए विल बी 2 आयोडो 2 फिनाइल इथेन, गलत है। तो जब आपको पता है कि साहब साइड चेन में से ही रिएक्शन नाम देना है, तो फर्स्ट फिनाइल फर्स्ट आयोडो, अल्फाबेटिकल में फर्स्ट आयोडो फर्स्ट फिनाइल इथेन, गलत। दूसरा, कंपाउंड सी विल बी, कंपाउंड सी ये रहा, विल बी 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सही है आंसर, देख लो 1 2 3, कंपाउंड सी है 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट आंसर। क्योंकि इसको जब ये साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप रहा, सुन लो ध्यान से, जब साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिनाइल, ये जो बेंजाइल है, ये एरोमेटिक पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, करेक्ट आंसर। अगला बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 13 है 2,4,6 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ध्यान से देखिए आप, ये रहा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये तो लगाओ क्लोरो, और 2 पे 4 पे एलो। ठीक है, फिर क्या करा दिया साहब इन्होंने? इसका करा दिया वाटर से रिएक्शन, वार्म वाटर। आपको पता है कि जब ऑर्थो और पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप जुड़े हों तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इजी इजी क्या दे जाते हैं? एसएन रिएक्शन। इसलिए वार्म वाटर का मतलब है कुछ नहीं करना, केवल थोड़े से वाटर के संग गर्म करना है कंपाउंड को, तो बन गया था पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना, कंपाउंड ए है पिक्रिक एसिड। फिर जिंक डस्ट के बारे में पता है ना, जिंक डस्ट क्या करती है? इस OH को हटा देती है, इसलिए बन जाएगा TNB, जो कि एक एक्सप्लोसिव है, नाम है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। जिंक डस्ट का वर्क याद रखना, फिनोल की रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान रखें आप। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इट इज एक्सप्लोसिव लाइक एज TNT। फिर रिएक्शन कराइए इसकी फ्रिडल-क्राफ्ट। अब मुझे बताइए क्या इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है क्या? ध्यान रखो, तो आप ध्यान रखना इस बात को कि जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हो -M के, तो वो रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, इसलिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। यानी B और C एक ही बात है, C कुछ बना ही नहीं। पढ़ ले अब, कंपाउंड ए पिक्रिक एसिड सही है, इनकरेक्ट बताना था। कंपाउंड बी विल बी TNB सही है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, टिक कर लीजिए। कंपाउंड सी हैज 1 मोर कार्बन एटम देन बी, अरे कंपाउंड सी कुछ है ही नहीं, बी और सी एक, ये गलत है, बस यही है। और कंपाउंड ए अंडरगो एसएन रिएक्शन, बिल्कुल एसएन रिएक्शन है, वेरी इजी। नेक्स्ट रिएक्शन है 14, एसिटाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को एक बार समझ लो, आता रहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 को डिस्कस कर रहा हूं, देखिए ये साहब आपके पास में एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसकी रिएक्शन करानी है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr से। पहली लाइन समझिए, इनकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एसाइल एसएन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन की जब मैग्नीशियम के संग जुड़ा होता है तो गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले बना एसीटोन, लेकिन उन्होंने कह रखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में है। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में है तो ये तो और न्यूक्लियोफाइल देगा, और न्यूक्लियोफाइल देगा तो इसको हटाएंगे आप, ऐड कराओ, और फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कुल मिलाकर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में लिखा हुआ है आपको? एक्सिस में, और फिर हाइड्रोलाइसिस।
तो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और जब कंसंट्रेट H2SO4 डालते हो तो आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर बाहर कर देगा और बन जाएगी आइसोब्यूटाइलिन। ऑप्शन पढ़ लीजिए, आइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कंपाउंड ए, इसमें ये बताना था करेक्ट, कंपाउंड ए इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सही है। कंपाउंड बी विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। कंपाउंड बी कौन सा था, कंपाउंड बी ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, क्या बन गया था, आइसोब्यूटाइलिन। कंपाउंड ए विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम, करता है साहब, ध्यान रखो, अल्कोहल तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, पहले तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उस पर रिएक्शन, उसका नाम तो कुछ दिया नहीं, पता नहीं कौन से ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्ट्रक्चर बनी हुई है ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है C4H9Br। मैं इसकी कितनी स्ट्रक्चर लिख सकता हूं आपको पता है, मैं 4 लिख सकता हूं इसकी। ये भी हो सकता है, ऑप्शन देखना बाप, ये दूसरा, ये भी हो सकता है साहब, आइसो भी लिख सकता हूं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ कहा नहीं। ये लो साहब, मैं आइसो भी लिख सकता हूँ, मैं सेकेंडरी भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो आप, और मैं टर्सरी ब्यूटाइल भी बना सकता हूँ। अब मैं आपको ऑप्शन पढ़ के दिखाता हूँ। पहला, व्हेन ए इज ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, यदि ये एक अकेला ही प्रोडक्ट है, देन C4H9Br मस्ट बी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, गलत है, क्योंकि आपको पता है ना एल्कोहलिक एच एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन करेगा, तो यदि ये होता तो ये बनता, अच्छा ये होता तब भी एक ही बनती, ध्यान रखना, आइसोब्यूटाइल ही नहीं बनती, और ये होता तब भी एक ही बनती। हाँ इसमें 2 बन सकती है, कौन कौन सी, फर्स्ट ब्यूटेन भी बन सकती है, सेकंड, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। बोले ये ही नहीं, 3 2 और भी हो सकते हैं, ठीक है, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टर्सरी भी, बस केवल सेकेंडरी से नहीं बन सकती। कंपाउंड ए आर एल्कीन एंड हैव 4 आइसोमेरिक आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, ये सही है। देखो एक बार ध्यान से, एक तो फर्स्ट ब्यूटीन, एक आपके पास में आइसोब्यूटाइलिन, और ये जो ट्यूब्यूटीन बनी हुई है, ध्यान से देखो, जो ट्यूब्यूटीन बनी हुई है इसके मैं 2 लिख सकता हूं, एक सिस ट्यूब्यूटीन और एक ट्रांस ट्यूब्यूटीन, इसलिए आंसर सही 4 बनेंगे। कंपाउंड बी आर विसिनल डाइब्रोमाइड, देखो बी विसिनल डाइब्रोमाइड नहीं, विसिनल किसको कहते हैं, एडजेसेंट पे, लेकिन ओनली ब्रोमाइड नहीं, हाइड्रोक्साइड भी जुड़ सकता है, क्योंकि जब आपने न्यूक्लियोफाइल वाटर डाल रखा है तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, इसलिए क्लोरोहाइड्रेट भी बनती है, हाँ है विसिनल पे ही, लेकिन एक पे Cl और एक पे OH भी जुड़ सकता है, एक पे आप Cl जोड़ दें, Cl, और एक पे क्या जुड़ सकता है, OH। तो ध्यान रखना कि विसिनल ब्रोमाइड हैलाइड ही नहीं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहा हूं। आपको दे रखी है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट देख लिया करो, क्या दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस पूछा है आपसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की डेफिनेशन है कि कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये आपको गिवन, ये नहीं दे रहा कि इसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो किसी कंसंट्रेशन पे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन 2000 यूनिट चेक कर लो अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको कंपाउंड की दे रखी है, ले लो 0.001, ये दे रखी है आपको, इधर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, रखो यहाँ पर वैल्यू, तो आपके पास में मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा अल्फा। तो मोलर रख के देखो, मोलर कंडक्टेंस बहुत सिंपल, 50 चेक करिए, यहाँ पर वैल्यू रख लो, 50 आ जाएगी, और इसको डिवाइड कर लेना 400 से, आंसर, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें एक स्टेप और करना था। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 को डिस्कस कर रहा हूं, देखो, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन इनटू Mn+2। सबसे पहला इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला करो, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, इसलिए +2 पे उन्होंने दे रखी है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। लो साहब, 1 मोल के लिए कितने मोल ऐड करोगे, 5, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, तो 5 पर आंसर इतने कूलाम, खत्म, ये रहा। फिर है द रिएक्शन में लिख रखी है फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, और सेकंड रिएक्शन लिख रखी है बी के रेस्पेक्ट में कितनी है, सेकंड, दोनों के कंसंट्रेशन को कर दिया डबल, तो यहाँ भी करो डबल डबल, तो ये 4 × 2, तो आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, रेट बिकम 8 टाइम्स। नेक्स्ट, अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन 19, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसको देखो एक बार ध्यान से, इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इनका डेटा देखेंगे ध्यान से। तो जब मैंने एक ही कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को देखो, जब एक ही कंसंट्रेशन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखी और बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रेट है, तो मुझे पता लग गया कि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। देखिए ध्यान से, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। अब ए का कैसे फाइंड करेंगे, सुन लो, 2 एक्सपेरिमेंट लो,
एक ही कंसेंट्रेशन को मैंने एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड से, देखो एक्सपेरिमेंट सेकंड में एक ही कंसेंट्रेशन को डबल किया, ठीक है, ये 0.4, और सेकंड में कितनी थी 0.2, ये मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो एक्सपेरिमेंट थर्ड में रेट कितनी है 7.17 इंटू 10⁻⁵, और सेकंड में कितनी दे रखी थी 5.07 इंटू 10⁻⁵, ये दे रखी थी। ये तो हो गया था अब आपके पास में 2 पर। आप मेरी बात सुनो दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो आप, ये तो -5 तो कैंसिल, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.414, और आपको पता है 1.414 किसका रूट है 2 का, √2 है, ध्यान से देखो, इसलिए आपको पता लग गया कि अल्फा की वैल्यू 1.1/2.5। बढ़िया क्वेश्चन, ये आपको फिर समझा देता हूं, ये ऐसे नहीं है कि बहुत हाई फाई लिखे हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है ये क्वेश्चन, नेट में पीछे चेक कर लेना आप। तो इनको कीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर बताना था आपको। फिर लिखा है हाईएस्ट बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व्ड इन, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, इनकी स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो आपको फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पूछा था, तो आप इन सबकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो लाफिंग गैस है ना N2O, ये क्या है इस तरह से लीनियर होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और sp होती है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो यही इसका आंसर है, बना लेना सबको। हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉन शुगर, कौन से होते हैं नॉन शुगर, आप ध्यान रखना, ऑल पॉलीसेकेराइड आर नॉन शुगर। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड स्वीट्स होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं शुगर, और पॉलीसेकेराइड को क्या कहते हैं नॉन शुगर। तो इसमें पॉलीसेकेराइड देखो, एक तो ये रहा सेलुलोज, एक क्या हो गया ग्लाइकोजन, बस ये दो ही है आंसर, ये समझ गए, और बाकी या तो डाइसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D Mn, तो आपको पता है ना लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मिडिल एलिमेंट में हाईएस्ट हो जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताने की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेट करें। विच सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, बढ़िया क्वेश्चन। एक तो लिख रखा है साहब आपको 3 ग्राम सॉल्यूशन है सल्फर का रियल सॉल्यूशन, ठीक है, या जिसको आप कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और एक 3 ग्राम है कोलाइडल। आप सुनना, अमाउंट तो सेम है 3 ग्राम 3 ग्राम, एक तो है साहब सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की और कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है, ध्यान से देखिए, पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रम से और कितने तक होता है 10,000 एंगस्ट्रम तक। तो मैं बोल रहा हूँ साहब 3 ग्राम ही लेनी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर कम रहेंगे, और जब पार्टिकल ज्यादा है तो वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हाई आती हैं, क्योंकि कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के। तो इसमें पूछा है ना कि विच सॉल्यूशन है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप बोलेंगे 3 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ सल्फर कोलाइडल के बजाय। फिर लिखा हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे 3d5 4s1, आंसर 6। ये ग्राउंड स्टेट है, मोर स्टेबल को कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ग्राउंड स्टेट में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जनरली आप सब याद कर लेते हो, कर लेना ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं। विच वन इज मोर एसिडिक, क्वेश्चन देखो विच वन इज मोर एसिडिक, तो एक तो आपको लिख रखे हैं दो, तो इसमें पहली बात एक एल्केन है एक एल्कीन है, दो आपके पास में टर्मिनल एल्काइन है, और अब आपको पता है कि जो टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से और उससे काफी डिफरेंस होता है, ये 3.25 के आसपास, ये लिख देते हैं 2.1। तो टर्मिनल एल्काइन दो है, एक प्रोपाइन है, एक आपके पास में एसिटिलीन है। अब प्रोपाइन में क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लग जाता है, इसलिए एक्टिविटी या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, इसलिए आंसर क्या दे देना एसिटिलीन। नेक्स्ट स्पीसीज एब्जॉर्ब, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी इन इट्स होमोल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, होमो समझते हो ना, हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड, उनमें। अब आप देखो O2 को बना के देखो, अब आपको कैसे देंगे इसका आंसर, आप थोड़ा दिमाग रखना, ध्यान से सुन लीजिए। जब O2 की बात करेंगे आप, O2 ये रहता है, ये हाईएस्ट है, ये तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का है 2pz, ये कोई भी बोल सकते हो, और ये एंटी बॉन्डिंग का पाई है 2p, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो दोनों एंटी बॉन्डिंग में होगा। इसी तरह से आप अगले को देखो N2 माइनस को, N2 माइनस में भी आप ध्यान से देखो, ये N2 माइनस है, इसमें भी ये N2 नेगेटिव है, बना के देख लेना चाहो तो आप, N2 नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्हीं में होगा, किसमें एंटी बॉन्डिंग में। नेक्स्ट आपके पास में है C2। अब जब C2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आपको समझा देता हूं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा दोनों बीएमओ में होगा, दोनों किसके अंदर होगा बीएमओ में। अगला बढ़िया आंसर है N2। अब जब N2 बनाओगे आप, तो आप सुनो इसके अंदर कहां पर होगा, ये तो है आपके पास में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो बीएमओ है, और इसमें ये है एंटी बॉन्डिंग, ये पाई के एंटी बॉन्डिंग, इसलिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, इसलिए आंसर सबसे ज्यादा ये, ध्यान रखना इसका।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस। अच्छा, एस ब्लॉक से क्वेश्चन लिया गया इनकरेक्ट। आपको पता है ना एस ब्लॉक के एलिमेंट लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली, और फटाफट वो किस देते हैं, हाइड्रोजन गैस और मेटल अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब इसको सोडियम की रिएक्शन कराओगे लिक्विड अमोनिया से NH3 से, तो एक तो बनाना साहब आप कौन सा, सोडामाइड, NaNH2 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2। पढ़ के देख लो। क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ P, ये तो P हो गया और ये Q हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ P वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो साहब अमोनिया बनेगी, सही है। गैस Q इज एल्कलाइन, नहीं साहब न्यूट्रल गैस है, हाइड्रोजन एल्कलाइन नहीं होती। हाइड्रोलिसिस अगला, एनायनिक पार्ट ऑफ P स्ट्रॉन्गर बेस देन Na, बिल्कुल सही है कि अमाइड एनायन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, सही लिखा हुआ है। गैस, अच्छा अगला लिख रहा गैस Q ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई NaH ऑन हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल सही है। NaH की जब रिएक्शन कराएंगे ना वाटर से रिएक्शन कराएंगे तब भी ये बन जाएगी H2, खत्म। इनकरेक्ट पेयर अबाउट द बेसिक ऑनर, देखो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ती है, ये सही लिखा हुआ है। ये आपको पता है जिंक ऑक्साइड बेसिक, बेसिक क्या एम्फोटेरिक है या एसिडिक, ये भी सही लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि अब आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट याद करके जाने हैं किसके, 4F के। तो आप ध्यान से देखो लूटेशियम, आप 4F सीरीज को देखो एक बार ध्यान से, ये तो लेंथेनम, ये सीरियम, जो मैं कहता रहता हूँ फर्स्ट और लास्ट तो याद होने चाहिए, ये लूटेशियम। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर कम हो जाती है, इसका मतलब है कि जो लूटेशियम ऑक्साइड है ये लेस बेसिक के बजाय किससे, सीरियम एज वेल एज यही गलत है, ये सही है। देखो क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक क्या हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है। वाटर सॉफ्टनर के बारे में क्वेश्चन आता है, आपको बताऊं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर तो पूछते रहते हैं ना कि सॉफ्टिंग वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के कौन कौन से मेथड है, तो ये कैलगोन है, ठीक है, सोडियम मेटाफॉस्फेट, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट इसी में। तो इसकी जब हार्ड वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम, ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेटाफॉस्फेट आयन के साथ, ये वाला कैल्शियम क्या कर लेता है, मेटाफॉस्फेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। तो इसमें यही पूछे, इसकी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। हाँ, विच हैज लार्जेस्ट साइज इन वाटर, तो वाटर में लार्जेस्ट साइज क्या देखोगे, उसकी हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन। पहली बात तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के इनवर्सली, तो मैग्नीशियम। इसमें हाउ मेनी स्पीसीज आर कलर्ड अमंग द फॉलोइंग, कलर्ड के लिए डी ट्रांजिशन चेक कर लो, एक तो निकेल, एक आपके पास में ध्यान रखना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट नहीं लेकिन हाइड्रेटेड होती है, ध्यान रखें, एक कोबाल्ट हो जाएगी, एक आपके पास में Fe+3 और एक परमैंगनेट आयन, आंसर 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, डेल्टा ओ के लिए डी स्प्लिटिंग चेक करना है, लिगेंड सब में निकल +2 है, लिगेंड चेक कर लो, इथाइलिन डायमीन स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, सब में यही जुड़ा हुआ है, इसलिए आंसर 32, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके हो जाएगा, डेल्टा ओ, जिसके अंदर EN जुड़े हुए हैं सारे लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप ध्यान रखना, आप जैसे पढ़ते हो शॉर्ट में Me3B3 है, बस 2 बनते हैं, आपको पता है, एक तो बनता है, इनके नाम भी है स्पेसिफिक, वैसे तो सिस्ट्रांस ही बोलते हैं लेकिन एक नाम है फेशियल, एक जैसे जब आप इक्वेटोरियल उस पर लगा दोगे ना सेम लिगेंड ट्राइंगल पर, एडजेसेंट ट्राइंगल फेस पे लगेंगे तो उसको कहते हैं फेशियल, और दूसरे को कहते हैं मेरिडोनियल, इसलिए 2 बनेंगे, आंसर है इसका 2, बुक में मेंशन। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ध्यान से देखो, ये ट्रांसफॉर्म है, ये जैसे कोबाल्ट है आपके पास में क्रोमियम, तो इसके अंदर ये ClCl और ये 2 लिगेंड लगे हुए हैं आपके पास में बाइडेंटेड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, आंसर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्राइट आयन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। तो नाइट्राइट, पहले बात इसका एक्सपेक्टर चेक कर लें, उसका देख लेना। तो सबसे पहले क्रोमियम की कल भी आया था, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट है +6, 1 मोल में 2 कन्वर्ट होगा था क्रोमियम +3 में, 2 एटम बैलेंस करो पहले, उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +3, जो ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगी, +5 में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, और पढ़ लो और पढ़ लीजिए 3 मोल नाइट्राइट के लिए कितना चाहिए, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1/3, आंसर ये रहा। देखिए एंथैल्पी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, इनकी कंबशन एंथैल्पी दे रखी है ग्रेफाइट की, और ये सबसे पहले पूछिए क्या चीज आपसे, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फर्स्ट वी राइट रिएक्शन फॉर द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आप ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड स्टेट में वो ग्रेफाइट और ये H2 गैस लेनी है, और आपको पता है जब कंबशन एंथैल्पी दे रखी हो तो रिएक्शन की हीट फाइंड करने का मतलब है कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको इसकी कंबशन एंथैल्पी दे रखी है, इन दोनों की दे रखी है, एंथैल्पी फॉर्मेशन निकल जाएगी मीथेन की। अगला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दे रखी है, देखो ध्यान से ABC और Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव का मतलब समझते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से देखिए क्या है ये, एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ा करो आप,
कि ए और बी ने रिएक्शन किया, सी बना, डी बना और हीट बनी, इसका मतलब कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन नेगेटिव और एंट्रोपी बढ़ती है इसके अंदर, एंट्रोपी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आएगी। देखो इधर ध्यान से इस रिएक्शन में रख के देख लो, स्पॉन्टेनिटी ये बताती है रिएक्शन के लिए, इसलिए डेल्टा जी किस में आ गई, नेगेटिव, एंड पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का 38। देखो इधर ध्यान से क्या क्वेश्चन है कि 7 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब की, फर्स्ट लॉ लगाओ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। 7 किलो जूल और ये लिख रहा है जूल में, तो एक जैसी वैल्यू बदल लो। 700 जूल हीट एब्जॉर्ब की और वर्क किया कितना, 394। तो वर्क करने का मतलब समझ गए, विद नेगेटिव विद पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा आपका। फिर है विच ऑफ द मल्टी मॉलिकुलर, किसे कहते हैं मल्टी मॉलिकुलर, ध्यान से सुनो, तीन तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलाइड्स। तो जो भी एटॉमिक और मॉलिक्यूल होते हैं वो सब साइज होता है छोटा, डीएम सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में आपस में जुड़ जाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूल एंड गेन कोलाइडल सॉल्यूशन रिच, एंड हेंस ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट, इसमें बताना है आपको उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, इस बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, बुक का क्वेश्चन है, नया कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चेक कर सकते हो, आपकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुक है उसमें लास्ट में जो लिखे हुए ना क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। तो एलिमेंट है जिसमें 81, तो उसके अंदर क्या है, मास नंबर है 31.7% मोर न्यूट्रॉन है। अब समझना देन प्रोटॉन, सपोज प्रोटॉन थे ए, तो कितने न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, बोले 31.7%, यानी 100 होते तो इतने ज्यादा, एक होता तो इतना ज्यादा, ए है तो इतना ज्यादा है न्यूट्रॉन, ये तो ज्यादा है इन मोर नंबर। और मैं पूछूं टोटल कितने हो गए, बोले ए में ऐड करो, तो ये तो हो गए साहब आपके पास में क्या चीज, न्यूट्रॉन, और ये क्या थे, प्रोटॉन, और इन दोनों का सम कितना करना है आपको, 81, ये निकल जाएगा, खत्म, ब्रोमीन इसका आंसर, चेक कर लेना। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल इन विजिबल रीजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो विजिबल में कौन सी आती है, बामर, बामर के लिए इलेक्ट्रॉन का किस में आना जो जरूरी है, सेकंड में, आंसर 0, कोई नहीं आया। क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो आप, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे लगाते हैं, इधर देखो, बोले साहब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ग्रेम इक्विवेलेंट किसके कर देना आप, HCl के, उसका दे रखा है आपको कितना, 0.75, एक्सपेक्टर 1 है, 25 ml सॉल्यूशन, डिवाइड कर लो 1000 से, इसके इक्विवेलेंट, इसका वेट पूछा है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 50, ये लो साहब आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी आपकी बुक है, विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने पर वो करता है, फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग 1.5 किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट वेवलेंथ, तो ये सीधा फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ पूछिए तो सी अपॉन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है उसको रख दो, कितनी दे रखी है आपके पास में, 1.5 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट कर दो हर्ट्ज में, पर सेकंड में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड है और ये पर सेकंड है, तो आपके पास में वेवलेंथ आ जाएगी इतने मीटर में, खत्म, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विच वन इज कोलाइडल, पूछा विच वन इज कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहां पढ़ा, याद करो, सॉलिड में। अब पूछे कितने टाइप के, बोले आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक एंड कोवेलेंट, जिनकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है उन्हें, ठीक है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल, तो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन जिसको नेटवर्क भी कहते हो, आंसर सिलिकॉन। अगला केसी दे रखा है, रिएक्शन का केपी पूछा है, और कुछ मत देखना, आपको पता है केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, खत्म करो, केसी गिवन, आर आपको पता 0.0821, टेम्परेचर को लो केल्विन में, केल्विन में ही दे रखा है, डेल्टा एनजी कितना है 1, चेक कर लो रिएक्शन में, डेल्टा एनजी कितना है 1, बस, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये गैस है, डेल्टा एनजी 1, इनको रिएक्शन केसी से लिख के मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, केपी, खत्म। तो इसको आप करिए क्वेश्चन को, और ये आपके पास में क्या था, पेपर सेकंड, जो मॉक टेस्ट सेकंड था उसका मैंने आपको ये सॉल्यूशन डाला है। अब मैं आपको आज मॉक टेस्ट थर्ड डाल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मॉक टेस्ट थर्ड डाल रहा हूं, जिसको आप ध्यान से करें, और फिर थर्ड के बाद में उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब एक बार आप थर्ड को कर लेना है, ये लो मॉक टेस्ट थर्ड डाला जा रहा है, आप इसको ध्यान से एक बार नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद में अगली क्लास में मैं इसके आंसर डालूंगा और फिर सॉल्यूशन डालूंगा, ध्यान से कर लो आप, मॉक टेस्ट थर्ड। पूरे मॉक टेस्ट आप ध्यान से कर लेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी नीट के एग्जामिनेशन में आपके पास कोई इस तरह का प्रेशर नहीं रहेगा कि साहब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तैयारी कर लो। 20 मॉक टेस्ट यदि आप इनके सॉल्यूशन ध्यान से दिमाग में बैठा ले लेंगे ये कैसे सॉल्व होता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और मैं तो ये मान के चलता हूँ
एक टीचर होने के नाते भी कि आपकी खूब हेल्प होगी, और दूसरी बात आपका जो स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाएगा, और आपको पूरे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं ये या इसके जैसे। मैं ये नहीं कहता यही, इनके जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आज की क्लास को मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ, अगली क्लास में फिर बात करेंगे।